तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए उत्कर्ष क्लासेस सामान्य अध्ययन की जो बुक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करने वाले हैं। और आप थ्योरी यहाँ से कर लीजिए, थ्योरी आप यहाँ से कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप जा करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर दीजिए। आपका जीके जीएस मतलब एक तरीके से समझ लीजिए सामान्य अध्ययन जो आपका है ना, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो लंबी होगी, आपको थकना नहीं है, आराम से डेली आपको देखना है। और एग्ज़ाम से पहले आप कम से कम 3 से 4 या 5 से 6 बार इसको आप रिवाइज करिएगा। आपके थ्योरी में जितने भी टॉपिक है ना, सब क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि इसमें ऐसी किताब बनाई गई है, ऐसी बुक बनाई गई है, इसमें सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। अगर आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से तो सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और ये एनसीईआरटी कंटेंट पर अपडेटेड बुक है। देखिए, इसमें भूगोल भी होगा आपका, अर्थव्यवस्था भी होगी, संविधान भी होगा, इतिहास भी होगा, विज्ञान भी होगा, कंप्यूटर भी होगा और मिक्स भी होगा। और इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, तथ्यों पर समावेश, नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित, जो आपके 1500 प्लस, मतलब जैसे थ्योरी के बाद प्लस उसका क्वेश्चन भी करवाया जाएगा इसमें। तो ये चीज़ इसमें बेनिफिट है। तो आपको बस घबराना नहीं है, लगे रहना है, एक न दिन जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है ना। चलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर के मार्गदर्शन में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कुमार गौरव सर के मार्गदर्शन में हम लोग जीके जीएस को एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है ना। हम कोई टीचर है ना कोई आपके मतलब एजुकेटर है, हम सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिवाइज करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई होगी, नो बकवास, कोई भी चीज़ नहीं होगी। आराम से एकदम बैठ जाइए आप लोग और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग विषय पर नज़र डाल लेते हैं। पहले विश्व भूगोल आपका आएगा, जिसमें ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की चट्टानें, भूकंप व ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, महाद्वीप, महासागर व महासागरीय नितल उच्चावच और महासागरीय जल में तापमान व लवणता, महासागरीय तरंग व धाराएं, वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब व पवने और वाताग्र चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद विश्व औद्योगिक प्रदेश, अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हो जाएंगे। इसमें ये भी प्रश्नों को भी हम लोग साथ साथ करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से पढ़ेंगे तो प्रश्नों का भी उत्तर आप दे पाएंगे। भारत का भूगोल, आकार व स्थिति, भौतिक स्वरूप, अपवाह तंत्र, जलवायु, मृदा, कृषि, वनस्पति व वन्य जीव, खनिज व ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या। और जनसंख्या जानते हैं आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आपका उद्योग आएगा, अगला टॉपिक आपका परिवहन आएगा। उसके बाद जो टॉपिक आएगा आपका अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब कुछ और देख लेते हैं जो आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, परिचय एवं प्रकार। और किसी भी एग्जाम आपका रेलवे, एसएससी, बैंक, या अगर आप यूपी का किसी भी यूपीएसआई, पुलिस हो गया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें आपके पूछी जाती हैं, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए थ्योरी के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस आप कहीं से भी करिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस बुक को आप बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, चीज़ों को याद करना है आपको और रिलेट करना है टॉपिक को एक दूसरे से। ठीक है, और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ पाएंगे इसको। 1991 से वर्तमान परिप्रेक्ष्य तक आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति, राष्ट्रीय आय लेखांकन मापन विधियां एवं अवधारणा, भारत में आर्थिक नियोजन और आयोजन, गरीबी बेरोजगारी, भारत का औद्योगिक विकास, औद्योगिक वित्त एवं संस्थान। अगला टॉपिक आपका आएगा भारतीय राजस्व, बजटीय नीति और राजकोषीय नीति। उसके बाद अगला टॉपिक आपका आएगा भारतीय वित्त आयोग, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारत में बैंकिंग ढांचा, मुद्रास्फीति, प्रकार, उपाय एवं माप के सूचकांक आपका आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वित्तीय प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन,
तथा विदेशी व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मानव विकास सूचकांक एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक और अन्य महत्वपूर्ण बैंकिंग एवं आर्थिक तथ्य आपके अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। भारत का संविधान हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक इसमें आपका आएगा संविधान एवं परिचय, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहते हैं। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? आयरलैंड के सिद्धांत से। मूल कर्तव्य, ठीक है ना, मूल कर्तव्य भी आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद आएगा आपका, देखिए, संघीय कार्यपालिका को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका, और आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से। और आप इसको फास्ट में भी करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन हालांकि वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं नहीं कह सकता कितनी होगी, लेकिन आराम से पढ़ना है आपको, दिक्कत कोई नहीं लेना है। राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग। अगला टॉपिक आपका आएगा वित्त आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, परिसीमन आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जिसे आप कहते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद प्रमुख समितियां आएंगी, और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नवगठित केंद्र शासित प्रदेश, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। उसके बाद आएगा आपका स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर आपको कोई भी टॉपिक रिवाइज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो ना बहुत ही रामबाण होने वाली है। प्रमुख संवैधानिक संशोधन, सूचना का अधिकार, लोकपाल व लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, आपातकाल, वरीयता क्रम, विविध में आपका, और प्रश्न भी आपके हो जाएंगे। उसका जो आपके अगला आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब इतिहास में देखिए, इतिहास बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू है, वैदिक सभ्यता, प्रमुख धर्म, महाजनपद काल, मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के राजवंश, जो दक्षिण भारत के राजवंश थे उसके बारे में, दिल्ली सल्तनत यानी कि, ठीक है ना, और दिल्ली एम्परर, और विजयनगर साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन जो भी हुए थे, जितने भी आंदोलन हैं सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ठीक। उसके बाद 1857 की क्रांति, ठीक है ना, मंगल पांडे ने शुरू की थी। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन भी आपको यहाँ पढ़ना होगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय को पढ़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? कब होती है? 1885 ईस्वी में, ठीक है ना, इसको भी आप देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इतिहास की महत्वपूर्ण दिनांक व तिथियां, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु और अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 276 285। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियां एवं मात्रक, गति, गति के नियम, गति के प्रकार, बल आपका आएगा, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, उष्मा एवं ताप, ठीक, ये बातें आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, मतलब कि पूरा जितना भी जीके जीएस का, मतलब जितना भी आपका पोर्शन है ना, सब सर ने कवर किया है इसमें। लगभग सारे टॉपिक आपके आ जाएंगे। पूरी बुक है यार, हम लोग ध्यान दीजिएगा, सॉरी, तो हम लोग जब बुक से रिवाइज करेंगे ना तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तरंग एवं ध्वनि अगला टॉपिक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अगर अगले टॉपिक को अगर हम पढ़ना चाहें तो विद्युत धारा, चुंबकत्व, प्रकाश, नाभिकी, भौतिकी एवं रेडियो एक्टिविटी आपका हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि इस चीज का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। इसमें प्रमुख खोज एवं आविष्कारक हो जाएंगे। अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्नों को भी हम लोग करते चलेंगे, कोई चीज छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ज़्यादा है आपको, ठीक, अच्छी तरीके से। रसायन विज्ञान में देखिए पदार्थ आएगा जिसे आप मैटर कहते हैं, ठीक है ना, मैटर के बारे में जानेंगे। वैसे परमाणु की संरचना, आवर्त सारणी, धातु, अधातु एवं मिश्र धातु, अम्ल, क्षार एवं लवण, भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं,
रेडियो एक्टिव पदार्थ, ठीक है ना, और कार्बन एवं उसके यौगिक और ईंधन, बहुलक, साबुन, अपमार्जक, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व, अध्यायवार प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ते चलेंगे और हर एक का आंसर भी जानेंगे। जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, और कोशिका, कोशिका विभाजन, रुधिर संचरण तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव श्वसन, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, प्रजनन तंत्र, पोषक तंत्र। हालांकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत जल्दी समाप्त होंगे, ये बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। पारिस्थितिकी तंत्र, जंतु जगत, मानव नेत्र और कर्ण, ठीक है ना। इतने टॉपिक तो जीव विज्ञान में हो गए। अब देखिए जो टॉपिक आपके बचते हैं, जैसे कि अब इसमें जैसे कि मानव रोग हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया, अध्यायवार प्रश्न आपके आ जाएंगे। अब देखिए अगला टॉपिक आपका आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में देखिए जैसे कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एवं संचार, एमएस ऑफिस वर्ड और एमएस एक्सेल, अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विविध की बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य व भाषाएं, भारतीय विश्व धरोहर, त्यौहार महोत्सव व मेले, पुरस्कार व सम्मान, लोक नृत्य, विश्व और भारत के प्रमुख संगठन, भारत के अनुसंधान केंद्र, प्रमुख खेल खिलाड़ी, प्रमुख दिवस, राष्ट्रीय उद्यान, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, प्रमुख वाद्य यंत्र, विश्व व भारत के प्रमुख पुरुष व महिला व्यक्तित्व, प्रमुख समितियाँ, प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें, भारत व विश्व की जनजातियाँ, विश्व एवं भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, विभिन्न देशों में संसद और अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग भगवान का नाम लेके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जिस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे उसी तरीके से अंत करने का प्रयास करेंगे। बुक लंबी है, रास्ता लंबा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो बस यही आप लोग कहेंगे, भगवान का नाम लीजिए और अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए टॉपिक को, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और अब अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा सारे टॉपिक, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं, चलिए ठीक है ना। अब शायद दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब ब्रह्मांड से। भूगोल में जो आपका टॉपिक है, विश्व का भूगोल में ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो चलिए हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड देखिए, ब्रह्मांड के बारे में शायद आप लोगों ने पहले पहले कोई टॉपिक जिसने नहीं पढ़ा है, एक रिवीजन के तौर पर आप लोग अपना कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे आपके होने वाले। देखिए सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। तो क्या किसको ब्रह्मांड कहते हैं? सामान्य रूप से पृथ्वी को, ग्रहों को, मतलब जितने भी आपके ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ आपको दिख रही है ना, आपके आसपास, आपसे दूर जितनी भी चीज़ें वो सारी ब्रह्मांड में आएंगी आपकी। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। जिसको आप देख पा रहे हैं वो भी ब्रह्मांड है, जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं वो भी ब्रह्मांड है। तो भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस हैं। और जियोग्राफी शब्द एरेटोस्थनीज ने दिया। किसने दिया? एरेटोस्थनीज ने दिया। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान अम्बोल्ट को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर। ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणा को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पहली आपकी जियोसेंट्रिक अवधारणा, भू केंद्रित सिद्धांत। क्या है? जियोसेंट्रिक अवधारणा, जिसे भू केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। इस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टालमी ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना है। और दूसरा नंबर आपका आता है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत।
अब इस चीज को जैसे बार बार जब पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में ऐसे नहीं आएगा। आप थोड़ा देखिए चीजों को अच्छी तरीके से मन में रिवाइज करिएगा, ध्यान समझेंगे तो समझ में आएगा। इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नोट: निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो निकोलस कॉपरनिकस को माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत ध्यान दीजिएगा: बिग बैंग सिद्धांत, जॉर्ज लेमित्रे, साम्यावस्था का सिद्धांत, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी, दोलन सिद्धांत, डॉक्टर एलन संडेस। आकाशगंगाओं के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब, कितना ध्यान दीजिएगा, 100 अरब आकाशगंगाएं मंदाकिनी गैलेक्सी हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। जो आकाशगंगा है ना, असंख्य तारों का, जिसको आप गिन ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप गिन लीजिए आप 100 अरब कितना होता है, ठीक है। बल्ज की बात करेंगे, बल्ज क्या होता है, बल्ज के बारे में पूछेगा, व्हाट इज बल्ज, तो आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है बल्ज। क्वेश्चन पूछेगा आकाशगंगा के केंद्र को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। मिल्की वे की बात करेंगे तो मंदाकिनी का भाग जो रात में दिखाई देती है, मिल्की वे क्या होता है, उस मंदाकिनी का भाग जो कहाँ कब दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। सूर्य क्या है, मंदाकिनी का एक तारा है। प्रोक्सिमा क्या है, सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यह सूर्य के सबसे निकटतम तारे हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है, सूर्य का सबसे निकटतम तारा। हम लोग याद रखिएगा, दिमाग से ध्यान दीजिएगा, बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, बुक से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है हमारे लिए, रिवीजन के लिए और पढ़ने के लिए कोई भी चीज़ नहीं सही होती। बुक आप बार बार पढ़ेंगे, एक बुक को अपना साथी बना लीजिए, उसी बुक को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, देखिए कैसे याद नहीं होता है सारी चीज़ें। सौरमंडल, सौरमंडल के बारे में जानेंगे, सौरमंडल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए सौरमंडल को देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल को देख लेते हैं, सौरमंडल आपका क्या होता है। तो सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। सूर्य देखिए, सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य के बारे में बात हो रही है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। कितनी? 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। मतलब लगभग, अब सोच लीजिए इसको, ये 10⁻11 वर्ष तक, मतलब अब 10 लिखिए, 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतने वर्षों तक ये क्या करेगा, प्रकाश देता रहेगा, जलता रहेगा। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आगे देखिए, आपका ऊपर से शुरू करेंगे हम लोग और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। और सूर्य का व्यास, अगर सूर्य के व्यास की बात करें, इसके व्यास देखिए, इसका व्यास और पृथ्वी से व्यास की तुलना करिएगा कि कितना बड़ा है सूर्य हमारा, ठीक है। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग
110 गुना। अब सोच लीजिए, मतलब हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे से भाग में, ठीक है ना। अब चलिए, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना, 13 लाख गुना बड़ा है। अब सोच लीजिए कितना बड़ा है सूर्य। और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। कितना? 2 अरबवां भाग। अब सोच लीजिए, ठीक है ना। सौरमंडल की निकाय के द्रव्यमान का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। किसमें? मतलब सौरमंडल का जो निकाय है ना, वो द्रव्यमान का लगभग 99.99% द्रव्यमान सूर्य है। अब देखिए इसकी संरचना, सूर्य की आंतरिक संरचना को देख लीजिए। अब देखिए, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। तो इसकी संरचना, आंतरिक संरचना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसकी आंतरिक संरचना को देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये क्या होता है? सूर्य किरीट, जिसे आप क्या कहते हैं? तापमंडल की सबसे ऊपरी परत। और ये होता है वर्णमंडल, मतलब सूर्य का निचला तापमंडल, वायु की लाल संतरी परत। उसके बाद प्रकाश मंडल, ठीक है ना, प्रकाश मंडल, सूर्य का सबसे निचली दीप्यमान सतह। उसका ये जो नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला, इसे कहते हैं क्रोड, जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और ये क्या होता है? विकिकरण मेखला। और ये क्या होता है? संवहनी मेखला आपकी होती है। ठीक, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। देखिए, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है, सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है। और सौर कलंक में देखिए, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे, ठीक है ना। और सूर्य किरीट किसे कहते हैं? कोरोना। यानी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्रोड किसे कहते हैं? सूर्य का आंतरिक भाग, जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया देती है। नोट में, मध्यरात्रि सूर्य, सूर्य का उत्तरी ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ग्रह की बात करेंगे। ग्रह में देखिए, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक, ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व दिशा में करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आंतरिक ग्रह जो इनर प्लेनेट आपका होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले बृहस्पति आएगा, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम ध्यान दीजिएगा। बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे भी देखते हैं अच्छी तरीके से जो आपका आएगा। क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा। अब नोट में कुछ लिखिए। क्या लिखेंगे? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध की बात करेंगे, मरकरी, यह सूर्य के सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे और दिन में 400। बताओ वहाँ पे कौन रहेगा? मतलब दिन में तो 400 आप झेलेंगे और रात में वो 0। समझ लीजिए। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। सोच लीजिए। बुध की बात करेंगे, वीनस जिसे कहते हैं, बुध के
समान इसका भी कोई उपग्रह, शुक्र की बात करेंगे विनस की, तो बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में और कई स्रोतों में 255 दिन में भी आपका पूरी करता है, मतलब ये कंफ्यूजन है। और यहाँ पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह आपका हो जाएगा। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है ना। और आपने छावा मूवी देखा कि नहीं, उसमें कहता है तू भोर का तारा, वही चीज इसमें आप समझ लीजिए, भोर में दिखता है ये, ठीक है ना। चलिए, और यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा के परिक्रमण करता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, और ये सांझ मतलब भोर में आपको दिखेगा कभी कभी, ठीक है ना। पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। और पृथ्वी को आप सभी ने देखा है कि नहीं देखा है, पृथ्वी पर तो रहते ही यार, देखोगे क्या। चलिए, पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंब से 23.1/2 डिग्री झुकी है। और ध्यान दीजिएगा, यही पृथ्वी कक्षा तल से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरी करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। गोल्डीलॉक्स जोन वे क्षेत्र जहां जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल हों, जैसे नोट पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन का लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले ही आरंभ हुआ था, ठीक है ना। चंद्रमा मून की बात करेंगे। चंद्रमा की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57 से 58% दिखाई देता है, हम देख सकते हैं, ठीक। ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा और देखेंगे अच्छी तरीके से। सुपर मून, ठीक है ना, सुपर मून आएगा। उसके बाद और भी चीज़ें अभी आने वाली हैं। सुपर मून नोट में लिखेंगे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबर्निट्स पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है तथा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सुपरमून जब चंद्रमा के पृथ्वी से निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं, ठीक। चलिए, ब्लू मून की बात करेंगे। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन, तो देखिए पहला मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, चंद्रयान प्रथम भारत ने 22 अक्टूबर, याद कर लीजिएगा कब, 22 अक्टूबर कब भेजा था, ध्यान दीजिएगा। 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भेजा गया था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-C11 था। चंद्रयान 1 मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया, उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 में भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भेजा गया था।
इसके प्रक्षेपण यान का नाम GSLV मार्क थर्ड M1 था। चंद्रयान 3 में 14 जुलाई 2023 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम LVM-3M4 था। यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने पदचिन्ह छोड़े थे। तिरंगा पॉइंट वहीं चंद्रमा 3R का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति याद कर लीजिएगा, ठीक पॉइंट कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की और इसमें लैंडर कौन था? विक्रम था। रोवर कौन था? प्रज्ञान था। मंगल की बात करेंगे मार्स, ठीक। अब देखिए, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है और यह सूर्य परिक्रमा की 687 दिनों में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में? 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौरमंडल, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, अब देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। मंगलयान की बात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन के 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV-C25 से प्रक्षेपित किया गया था। बृहस्पति की बात करेंगे, जिसे आप जुपिटर कहते हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा लगाता है यार, मतलब यह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी करता है। और गैनीमेड की बात करेंगे, यहाँ बृहस्पति व सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अलमथिया इत्यादि आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे और धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे और आराम से करेंगे, ठीक है ना। शनि की बात करते हैं, जिसे सैटर्न कहते हैं। यह आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे क्या होता है ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हमारा देखिए, इसके चारों ओर वलयों का, देखिए यहाँ सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यह जल में रखने पर तैरने लगेगा, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों यानी कि 125 वाला ग्रह शनि है। टाइटन सभी का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। इसके उपग्रह फोबे, मीमांसा, एनसीलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपार्पेटस और इत्यादि आपके होंगे। फोबे की बात करेंगे, यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने की बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण की बात करेंगे, अरुण जिसे आप यूरेनस कहते हैं, तो अरुण की बात करेंगे तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है और यह शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम गामा, अल्फा तथा डेल्टा, बीटा एवं इप्सिलॉन है। अच्छी झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण की बात करेंगे, नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ईस्वी में जोहान गॉले ने की थी। यह सूर्य से
सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। वरुण सौरमंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। ठीक, इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। टिट्रोन व मेरिड वरुण के दो उपग्रह हैं। लघु सौरमंडलीय पिंड की बात करेंगे। यम प्लूटो की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया तथा बौना ग्रह की संज्ञा दी। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना या ओवरलैप करना, IAU ने इसका नया नाम 134 340 रखा है। ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह जिसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं। मंगल तथा बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर विशाल गर्त बनता है, जिसे लोनार झील महाराष्ट्र में बनी है। ठीक है ना। चलिए, फोरवेस्टा, इस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है ना। यह आपका बात हो गया। अब चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इसमें जो आपका है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, और सभी लोग देखिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरा धूमकेतु की। ठीक है ना। धूमकेतु जिसे आप कोमेट कहते हैं। सौरमंडल पर सबसे छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस या धूल के पिंड जो आकाश में लंबे चमकदार पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। नोट की बात करेंगे। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह वर्ष 1986 में देखा गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2062 में हेली पुनः दिखाई देगा। उल्कापिंड की बात करेंगे। मेटियर्स की बात करेंगे। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी से के रूप में दिखाई देते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। यह क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सूर्य से निकटतम ग्रह आपका बुध हो जाएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह आपका शुक्र, और सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह आपका शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा मूवी छावा मूवी आप लोगों ने देखा है कि नहीं? वो इसी भोर के तारे की बात करता है, शुक्र ग्रह की, क्योंकि ये दिखता है ना। भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। शुक्र के बारे में याद करिए। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। वलय युक्त ग्रह शनि, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि 125। इससे कितने उपग्रह? 125 ऊपर लिखा था ना। चलिए, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। इसमें क्या होता है, अगर आप रात में जाएंगे तो तापमान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप दिन में आएंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। तापमान इस तरीके से बदलता है। आप कौन रह पाएगा वहां पे, ध्यान दीजिए। पृथ्वी की गतियां। ठीक, चलिए, पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। इसकी दो गतियां हैं, एक घूर्णन गति होती है और एक परिभ्रमण गति। देखिए, घूर्णन और परिभ्रमण में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है ना, ये पृथ्वी हो गई। मान लीजिए ये इसका अक्ष हो गया। अब पृथ्वी क्या करती है, इस अक्ष के द्वारा भी घूमती है, मतलब इस अक्ष के चारों ओर भी घूमती है, और अब इस अक्ष को लेकर भी घूमती है। मतलब एक ये तो यहाँ से घूमती है, एक ऐसे भी घूमती है। मतलब अगर यहाँ से घूम रही है इस पॉइंट से घूर्णन गति, अगर ये पूरा लेकर घूम रहे ध्रुव को लेकर, तब उसे घूर्णन या परिभ्रमण गति करते हैं। चलिए अब देखिए,
पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पृथ्वी दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक, इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होती है। परिक्रमण गति वार्षिक गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस दीर्घवृत्तीय मार्ग को भूकक्षा कहते हैं तथा पृथ्वी की गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। नोट, पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाती है। उपसौर की बात करेंगे, जिसे आप पेरी हेलियन कहते हैं। उपसौर याद कर लीजिएगा। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को होती है। उपसौर मतलब पृथ्वी कब 3 जनवरी को सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है, ठीक है ना। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक, ये बात थोड़ा आप याद कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा पॉइंट है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, अपसौर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तो दूर की बात हो, मतलब पास की बात हो गई, अब दूर की बात होगी। अगर पृथ्वी से सूर्य निकटतम है तो उपसौर, अगर दूर है तो अपसौर, यानी जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी दिन 4 जुलाई को होगा, 4 जुलाई को, ठीक है। और इस समय पृथ्वी के सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। ठीक, देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होगी ना, न्यूनतम होगी, इसे उपसौर कहेंगे। और इस कंडीशन में क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य की दूरी है ना, वो अधिकतम दूरी होगी, इसे आप क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। चलिए, अपसौर एवं उपसौर को मिलने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी न केवल अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 प्रमुख अवस्थाएं आती हैं। ऋतु परिवर्तन चक्र, अब देखिए इसको भी ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये नॉर्थ में आएगा शरद ऋतु, यहाँ नॉर्थ पृथ्वी रहेगी तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, सर्वत्र दिन रात 23 दिसंबर को बराबर रहते हैं। यहाँ पर बसंत ऋतु, पृथ्वी कक्षा है आपका, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा। और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में 22 दिसंबर को, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु बड़ी रात आती है। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, छोटी रात आपका होता है, ठीक है ना। चलिए कर्क संक्रांति की बात करेंगे, और चलिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ठीक है। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। याद कर लीजिएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य होता है 21 जून को दिखाई देता है। मकर संक्रांति, जिसे क्या हो रहा है, कैप्रिकॉर्न सोलेस्टिस साइज कहते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। ये बात आपकी हो गई। चलिए थोड़ा और देखते हैं, अच्छी चीज़ों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अभी तो थोड़ा कम मजा आ रहा है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे, जो आप सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पढ़े हैं ना, उसको रिवीजन करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। कब? 22 दिसंबर को। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है।
विषुव की बात करेंगे, या पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तथा इस दिन सर्वर्त दिन व रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहा जाता है। 23 दिसंबर की स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.2 डिग्री झुकी होने के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की बात करेंगे। सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं देती है, तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है और यह स्थिति हमेशा अमावस्या को होती है। युति की बात करेंगे, सूर्य ग्रहण की स्थिति में बनता है और ध्यान दीजिएगा सूर्य ग्रहण की संकल्पना यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है ना, और पूर्ण सूर्य ग्रहण आपका हो जाएगा और पृथ्वी है ये, और आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। देखिए आंशिक ऐसे बनेगा और पूरा आ जाएगा तो पूरा ऐसे बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है तथा पृथ्वी की छाया के कारण किसके भी, जब पृथ्वी जो होती है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब तब क्या होता है, चंद्रमा के बीच आता है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है, पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, पृथ्वी है और ये हमारी चंद्रमा है। अब क्या होता है, चंद्रमा आपका क्या होता है, गायब हो जाता है, ठीक है ना, मतलब अंधेरे में आ जाता है, ठीक है। चलिए इसी को कहते हैं ये सॉरी एक वर्ष में अधिकतम 7 बार, कितनी बार, 7 बार, कितनी बार, एक वर्ष में लगभग 7 बार चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्री जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इस तथा इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षक शक्ति का प्रभाव दुगुना होता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक निकट होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए। सागर जल का ऊपर उठकर, किसका, सागर जल का ऊपर उठकर आगे बढ़ना, ज्वार तथा सागर जल का नीचे गिरकर पीछे लौटना भाटा कहलाता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आता है, भाटा आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाएं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, एरी का नहर सिद्धांत, लाप्लास का सिद्धांत, ये ज्वार भाटा पर संबंधित हैं, ठीक है ना। ज्वार भाटा के प्रकार, दीर्घ ज्वार का बनना, स्प्रिंग टाइड युक्ति की स्थिति, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जल होगा निम्न स्तर का होगा तो यहाँ पे भाटा बनेगा, और यहाँ पे ज्वार जो बनेगा ना, ये ज्वार है आपका, और यहाँ पे निम्न जल स्तर, यहाँ पे आपका ज्वार बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब भाटा में क्या होगा, ज्वार आपका हो गया, निम्न जल स्तर भाटा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय दीर्घ ज्वार भाटा आता है। जब ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय दीर्घ ज्वार आता है। इस स्थिति को सिजगी कहलाती है। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा व अमावस्या को आता है। युति वियुति की घटनाएं दीर्घ ज्वार में पाई जाती हैं। निम्न लघु ज्वार, देखिए अब देखिए निम्न लघु ज्वार, या आपका गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हो गया 90 डिग्री पे, यह चंद्रमा हो गया, नीचे भी चंद्रमा, सप्तमी अष्टमी
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल होगा, और यहाँ पर चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण का परिणामी बल आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलें, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे अच्छी तरीके से, क्या देखेंगे, जब सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा समकोण पर होने के कारण चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करने पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। ठीक है ना। निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% नीचा व दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% क्या होता है, ऊंचा होता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, 15 से 18 मीटर। भारत के ओखा तट पर मात्र 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार भाटा आते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक याम्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। ठीक है। जीरो अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांशों की संख्या 181 है। जो अक्षांशों की संख्या है कितनी है, 181, याद कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। और क्या होगा, काल्पनिक रेखाओं का समूह पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है तो उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध 23.1/2 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 66.1/2 आपका क्या हो जाएगा, अक्षांश आर्कटिक रेखा कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 अंश दक्षिण अक्षांश मकर रेखा और 66.1/2 दक्षिण अक्षांश अंटार्कटिका रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा की ओर अक्षांशों के मध्य की दूरी बढ़ती है। विषुवत रेखा पर 110.6 किलोमीटर जबकि ध्रुव पर 111.7 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच भाग को कटिबंध कहते हैं। देशांतर की बात करेंगे, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योंतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व व पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है, अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए, रेखाओं की लंबाई बराबर व उनकी संख्या 360 होती है। प्रधान याम्योत्तर 0° देशांतर है जो लंदन इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, और दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर इनके मध्य की दूरी 0 किलोमीटर होती है। ठीक, सभी देशांतर रेखाओं को महान वृत्त कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच भाग को गोर कहा जाता है। ठीक, सभी देशांतर बीच की रेखाओं को महान वृत्त, दो देशांतर बीच की रेखाओं को गोर कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तथा सभी देशांतर पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी ध्रुवी पर घूम रही है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए क्या हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए ये देखिए पूरा फिगर आपको इसी में दिखेगा, ये फिगर आपका पूरा है।
देशांतर रेखाओं का फिगर, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बनाया भी है, ठीक है ना। देशांतर रेखाएं, अंशांश रेखाएं, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका क्या है, कर्क रेखा। ये आपका उत्तरी गोलार्ध आपका है, विषुवत रेखा यहाँ पर आपको, मध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, ठीक है ना। और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा की बात करेंगे, देखिए एशिया आपका इधर हो जाएगा, बोरिंग जल संधि इधर हो जाएगी, चुक्की सागर आपका ये हो जाएगा, और उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है, और चुक्की और प्रशांत महासागर ये आपका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर 180 देशांतर के लगभग 7 जल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व व पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। तिथि रेखा के पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है तथा पूर्व दिशा में जाने पर एक दिन घटा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। पृथ्वी अपने एक काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होगा। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है। संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है। किसी विशेष स्थान का समय सारे देश में माना जाए तब वह उस देश का मानक समय कहलाता है। नोट: कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरी विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6, रूस में 11 मानक समय आपका हो जाएगा। भारत का मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली याम्योत्तर का मध्य होता है। उदाहरण: भारत का मानक समय 42.1/2 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, ठीक। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जबकि ग्रीनविच दोपहर 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजे बजेंगे, ठीक है ना। चलिए पृथ्वी का अब हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भिक इतिहास, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? भूगर्भिक इतिहास, ठीक। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा पेज है आपका ये, ठीक है। अब शायद आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यान, महाकल्प, कल्प, युग, आयु, वर्ष से पहले और प्रभु की घटनाएं, और हर एक पेज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई चीज को छोड़ेंगे नहीं यार दोस्तों, सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बिग बैग, और ये देखिए कल्पना युग नहीं है, आधुनिक वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा 13.7 अरब वर्ष पहले, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सूर्य की उत्पत्ति तक, ठीक है ना। सुपरनोवा, तारों की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष से 5 अरब वर्ष तक, ये अब मैंने आपको बताया। और 12 अरब वर्ष पहले, और ये 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तारों की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है आपकी, ठीक है ना। और हेडियन आद्य और महाकल्प और प्रागजीवी, ये देखिए 4 अरब 80 करोड़ वर्ष से 57 करोड़ तक पूर्व कैब्रियन, ठीक है। और 4.8 वर्ष से 3.8 वर्ष तक, 3.8 वर्ष से 2.5 अरब वर्ष तक, और 2.5 अरब वर्ष से 57 करोड़ वर्ष अब तक। अब देखिए कई जोड़ों वाले जीवों की उत्पत्ति, ब्लू ग्रीन शैवाल, एक कोशिकीय जीवाणु की उत्पत्ति, और महाद्वीप महासागरों का निर्माण। अब देखिए जैसे आपका पूर्वजीवी महाकल्प, ठीक, 57 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष तक, ये आपका हो जाए कैब्रियन, ओडोविसियस, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस,
ठीक, और परबियन, ये आप लिख लीजिएगा यहाँ से। 57 करोड़ वर्ष से 50.5 करोड़ वर्ष तक, 50.5 करोड़ वर्ष से 43.8 करोड़ वर्ष तक, और 43.8 करोड़ वर्ष से 40.8 करोड़ वर्ष तक, 40.8 वर्ष से 36 करोड़ वर्ष तक, और 36.0 करोड़ वर्ष से लेकर 28.6 करोड़ वर्ष तक। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अपना पढ़ लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए इसको भी आप कर लीजिए। चलिए हम थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलिए यहाँ भी देखिए, अच्छी तरीके से दिख रहा होगा आपको। चलिए, पृथ्वी के इतिहास को कई महाकल्प में विभाजित किया गया है। पहला देखिए, पहला आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में देखिए, इस महाकल्प को आर्कियन व प्री कैब्रियन नामक 2 कल्पों में बांटा गया है। आर्कियन कल्प, इस काल की शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव है, इसलिए इसे प्रागजैविक यानी कि एजोइक काल भी कहा जाता है। इस काल में कनाडियन व फेनो स्कैंडिया शील्ड निर्मित हुए हैं। प्री कैर्बियन कल्प, इस काल में स्थल भाग जीवरहित था। इसी काल में अरावली पर्वत व धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। पुराजीवी महाकल्प, पोलियोजोइक एरा, इसे प्राथमिक युग भी कहा जाता है। इसे निम्न कल्पों में बांटा गया है। पहला कैब्रियन कल्प, इस काल में प्रथम बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ था। प्राचीनतम अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ था। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। देखिए, विंध्याचल पर्वतमाला, पृथ्वी पर इसी काल में सर्वप्रथम वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति हुई। आर्डोविशियस कल्प, इस समय समुद्र में रेंगने वाले जीवों में प्रथम मछली की उत्पत्ति हुई थी। और सिल्यूरियन कल्प की बात करेंगे। सिल्यूरियन कल्प को रीढ़ वाले जीवों का काल कहते हैं। पहली बार पौधों का उद्भव इसी काल में हुआ था। इसे कैलिडोनियन पर्वतीय हलचलों का काल कहते हैं। डिवोनियन कल्प, इस कल्प में कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप सभी महाद्वीपों पर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं विकसित हुई थी। इस कल्प में शार्क मछली की उत्पत्ति होने के कारण इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना गया। कार्बोनिफेरस कल्प, इस काल में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति व गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। इसी काल में कोयले के व्यापक निक्षेप होने के कारण इसे कोयला युग भी कहा जाता है। पर्मियन कल्प, इस काल में वैरिसन हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट वास्चेस पर्वतों का निर्माण हुआ। एशिया का तिएनशान व उत्तरी अमेरिका का अप्लेशियन पर्वत भी इसी काल में निर्मित हुए। इस काल में जल व स्थल में रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी। ठीक, ये आपका हो जाएगा। मध्यजीवी महाकल्प यानी मीसोजोइक एरा, इसे द्वितीयक युग भी कहा जाता है। इसे ट्रियासिक, जुरैसिक व क्रेटेशियस कल्प में बांटा गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस काल में डायनासोर, रेप्टाइल्स, जीव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है ना, किसकी उत्पत्ति हुई थी? जुरेसियस कल्प में देखेंगे तो जूरा पर्वत का संबंध इसी काल से है। अब देखिए, ट्रियासिक कल्प में थोड़ा छूट गया था, तो यह काल आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति का काल था। इसी काल में मेढक व कछुआ की उत्पत्ति हुई थी। क्रिटेशियस कल्प, इस कल्प में रॉकी व इंडीज पर्वतों की उत्पत्ति व ज्वालामुखी लावा का दरारी उद्भेदन, जिससे दक्कन ट्रेप व काली मिट्टी का निर्माण हुआ। इस काल में डायनासोर विलुप्त हो गया। ठीक, अब आता है आपका नवजीवी महाकल्प। क्या आता है? नवजीवी महाकल्प आता है। अब इसमें देखिए, जिसे आप सीनोजोइक एरा कहते हैं, इस कल्प को तृतीयक या टर्शियरी युग भी कहा जाता है। इसे पैलियोशीन, इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोशीन व प्लायोशीन कालों में बांटा गया। पैलियोशीन कल्प, इस काल में लैरामाइड हलचल के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। इसी काल में सर्वप्रथम स्तनधारी जीवों
व पुंछहीन बंदरों की उत्पत्ति हुई थी। इयोशीन कल्प में इस काल में हाथी, घोड़ा, रेनोसेरस, गैंडा, सुअर आदि की उत्पत्ति हुई थी। ओलिगोशीन कल्प में इसी काल में वृहत हिमालय तथा बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति हुई थी। मायोसीन कल्प में इसी काल में लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। प्लायोसीन कल्प में इसी काल में शिवालिक की उत्पत्ति हुई थी। मानव के पूर्वजों का विकास तथा उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण इसी काल में हुआ था। नूतन महाकल्प, नियोजोइक एरा, इस कल्प को चतुर्थक युग भी कहा जाता है। इस महाकल्प को प्लेस्टोसीन व हीलोसीन नामक दो कल्पों में बांटा गया। प्लेस्टोसीन कल्प, इसी काल में सर्वप्रथम पक्षियों व मानव तथा अन्य स्तनधारी जीव वर्तमान स्वरूप में विकसित हुए हैं। अभिनव कल्प या हीलोसीन कल्प, इस काल में विश्व की वर्तमान दशा प्राप्त हुई। कृषि कार्य तथा पशुपालन का शुभारंभ इसी काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, पृथ्वी का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थोड़ा देख लेते हैं हम, इसको छोटा करके, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको दिख रही होगी अच्छी तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। देखिए, ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए भूपर्पटी, जो भूपर्पटी है ना 33 किलोमीटर तक, मतलब पृथ्वी पे जहां आप खड़े हैं वहां से 33 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो पूरी भूपर्पटी होगी। उसके बाद 400 किलोमीटर जो आपका होगा एंथ्रोनस्फीयर होगा, जो कि यहाँ पे ऊपरी मेटल होगा। वह 650 किलोमीटर क्या होगा, क्या होगा, संक्रमण, यानी कि 650 किलोमीटर संक्रमण निचला मेंटल होगा, ये मेंटल क्रोड है। उसके बाद आपका ध्यान दीजिएगा 2900 किलोमीटर का ये क्रोड होगा और 4600 किलोमीटर आपका ये होगा। अभी आपका आंतरिक क्रोड ठोस होगा, ठीक है ना। ये आपका पृथ्वी की संरचना है, ये आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए, पृथ्वी के ऊपरी भाग की स्थलाकृतियां उनकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती हैं तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है, ठीक है ना, ये आप कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपका पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, और परंतु बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में भी गिरावट आती है। पृथ्वी की विभिन्न परतें, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वृहत मंडलों में विभक्त किया गया है। पहला आपका भूपर्पटी, जिसे आप क्रस्ट कहते हैं, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी ठोस भाग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी यह असंबद्धता कोनराड असंबद्धता कहलाती है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, देख लिए थोड़ा आप अच्छी तरीके से इसको देखेंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों से होने के कारण इसे सियाल परत भी कहते हैं। गहराई में ध्यान दीजिएगा, ऊपरी क्रस्ट आपका हो जाएगा 0 से 30 किलोमीटर तक आपका हो जाएगा ये। उसके बाद जो आपका निचली क्रस्ट होगा, जिसे आप कोनराड और संबद्धता कहते हैं, 300 से 200 किलोमीटर तक निचली क्रस्ट और 200 से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल, जिसे आप मोहोरोविक असंबद्धता कहते हैं और जिसे आप रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। 700 से 2900 किलोमीटर तक निचली मेंटल और 2900 से 5150 तक बाह्य क्रोड पर और गुटेनबर्ग असंबद्धता, और आंतरिक कोड आपका 51 से 50 से 6370 किलोमीटर तक लॉ मैन असंबद्धता आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इस परत का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तत्व में ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की मात्रा 46.60%, सिलिकॉन की मात्रा 27.72%,
एल्यूमिनियम आपका हो जाएगा 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59 और मैग्नीशियम 2.09%। मेटल की बात करेंगे, भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोहोरोविकिक असंबद्धता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच घनत्व सभी संबंधी यह असंबद्धता रैपिटी असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी मेटल के भाग को दुर्बलता मंडल यानी एथेनोस्फीयर कहते हैं। दुर्बलता मंडल का घनत्व 4.5 ग्राम से प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपका होता है। मेंटल का निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों से होने के कारण इसे सीमा परत भी कहा जाता है। मेंटल का परत का घनत्व 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपका होता है। क्रोड की बात करेंगे, क्रोड में देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग की यह अंतिम परत है। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर 63-70 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को क्रोड कहा जाता है। यह परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड, तथा इन परतों के बीच लौहमयन असंबद्धता पाई जाती है। क्रोड परत के निकल व लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत को नीफे परत कहा जाता है। क्रोड के ऊपरी भाग का औसत घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तथा आंतरिक भाग का औसत घनत्व 12 से 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक, थोड़ा और आगे पढ़ेंगे इसमें है। ठीक है, पृथ्वी की चट्टानें। अब चट्टानों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट भूपर्पटी में मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में 98% से भी अधिक भाग की संरचना में मात्र 8 प्रमुख चट्टानें निर्माणकारी तत्वों का ही योगदान है, जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मैग्नीशियम इत्यादि है। चट्टानों का वर्गीकरण निर्माण विधि के अनुसार चट्टानों के 3 प्रकार हैं। ठीक है ना, कौन कौन से ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए आपका, ध्यान दीजिएगा, पहला बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा आने दीजिए अच्छी तरीके से, तब हम लोग अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे। पहला आग्नेय चट्टान आपका हो जाएगा, जिसे आप इग्नेशियस रॉक्स कहते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। अवसादी चट्टान व कायांतरित चट्टान इसी चट्टान से निर्मित है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है तथा आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका, ध्यान दीजिएगा, भूपर्पटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की होती है। आंतरिक आग्नेय चट्टान, जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल के ऊपर न पहुंचकर धरातल के नीचे ही ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तब इस चट्टान का निर्माण होता है। इसके 2 उपवर्ग हैं। पहला, पातालीय आंतरिक आग्नेय चट्टान। इस चट्टान का निर्माण पृथ्वी के अंदर काफी अधिक गहराई पर होता है। ग्रेनाइट चट्टान इसी चट्टान का उदाहरण है। मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टानें, ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातलीय अवरोध के कारण मैग्मा दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इसे मुख्य रूप लोकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बेथोलिथ और सिलडाइक है। बाह्य आग्नेय चट्टान, जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है, तब तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टान को ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान का रूपांतरण, तो आग्नेय चट्टान जो होती है कायांतरित चट्टान, यहाँ पर आग्नेय ग्रेनाइट, कायांतरित नीस, साइनाइड से साइनाइड नीस,
ग्रेबो से सरपेंटाइस, बैसाल्ट से सीस्ट, विटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट। अब देखिए अवसादी चट्टानें पृथ्वी तल पर आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं तथा इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल के भंडार पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। नोट: आगरा का किला तथा दिल्ली का किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। अवसादी चट्टान का रूपांतरण देखिए, संपीड्य को संपीड शिस्ट से, ठीक है ना, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट से, शैल स्लेट से, चूना पत्थर संगमरमर, लिग्नाइट कोयला एंथ्रोसाइट कोयले से। कायांतरित चट्टान जब ताप, दबाव व रासायनिक क्रियाओं के कारण, दबाव यहाँ पर होगा, जब ताप, दबाव, रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तब कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। कायांतरित चट्टानों के सर्वाधिक एवं जीवाश्म रहित होती है। स्लेट में फाइलाइट ईस्ट सिस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। भूकंप व ज्वालामुखी की बात करेंगे। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा के निष्कासन से तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करती है, जिसे भूकंप कहते हैं। जिस स्थान से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहते हैं। वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंप तरंगों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र धरातल भूकंप तरंगे, उद्गम केंद्र आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, भूकंप तरंगों की तीव्रता भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ यंत्र, मतलब भूकंप का मापन किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है। इसके 3 स्केल हैं। पहला रॉसी फेरल स्केल, दूसरा मॉर्केली स्केल, तीसरा रिक्टर स्केल आपका हो जाएगा। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंपीय रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से इसको, फिगर को। पी तरंग देखिए, चलो आगे चलेंगे, पहले पढ़ लेते हैं तब। ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे अच्छी तरीके से प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है ना। पहला हम क्या पढ़ेंगे, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। ठीक है ना। और भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरा इन तरंगों को पी तरंगे भी कहा जाता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 150 डिग्री से लेकर 105 डिग्री के बीच के पी में क्षेत्र में पी तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है, जिसे पी तरंग छाया क्षेत्र कहते हैं। लेकिन 145 डिग्री के बाद पुनः पी तरंग अभिलेखित होने लगती है, अर्थात 105 डिग्री एवं 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र पी तरंग के लिए छाया क्षेत्र है। प्राथमिक तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। यह तरंगें भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक तीव्र गति की होने के कारण धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ये तरंगें ठोस के साथ साथ तरल व गैसीय माध्यम से भी गुजर सकती है। पी तरंगों की गति यस की तरंगों की तुलना में 66% अधिक होती है। पी तरंग की छाया आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। द्वितीयक अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, इन तरंगों को यस तरंगे भी कहा जाता है। भूकंप के अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाद यस तरंगे बिल्कुल गायब हो जाती हैं या उनका अभिलेखन नहीं हो पाता। अतः 105 डिग्री के बाद
के सभी क्षेत्र यस की तरंग की छाया क्षेत्र है। इस प्रकार यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से ज़्यादा विस्तृत है। ये तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं। यस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। पृथ्वी की क्रोड का भाग तरल होने के कारण यस तरंगों का विचरण नहीं हो पाता है। पी तरंगों की तुलना में इनकी गति 40% कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए यस तरंगों की छाया क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये आप देख सकते हैं। तो धरातली तरंगें, ध्यान दीजिएगा, इन तरंगों को यल तरंगे भी कहा जाता है। यल तरंगें केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। यह तरंगे अत्यधिक प्रभावशाली तथा धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। यह धरातल पर सबसे देर से पहुंचने वाली तरंगें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आता है ज्वालामुखी, जिसे आप वैल्केनो कहते हैं। ठीक है ना, वैल्केनो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा ये भी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार, क्या कह रहा है, भूपटल पर वह प्राकृतिक वह प्राकृतिक छेद या दरार जिससे होकर पृथ्वी के तरल पदार्थ लावा, राख, भाप तथा गैसों बाहर निकलती हैं, वह ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ लावा, ज्वालामुखी उद्गार में चिपचिपा पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। ठीक है ना, ज्वालामुखी बम की बात करेंगे, ज्वालामुखी उद्गार में निकले बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पायरोप्लास्ट। क्या आता है, पायरोप्लास्ट है, क्या आपका आता है, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टान के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। यह ज्वालामुखी पर्वत में सबसे नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जाएगा लैली ज्वालामुखी कि वे टुकड़े